Hello, students. It's chemistry time now. Today we will discuss a very important topic of solutions chapter, and it's called abnormal molar masses. Abnormal molar masses. ये जो है इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है। इसमें हम क्या चीज़ देखते हैं कि देखिए, जितनी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं, जितनी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ जो हम जानते हैं, ऑल दी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की जब हम बात करते हैं तो उसमें सब में एक ख़ास बात क्या होती है, अगर आप ऑब्ज़र्व करेंगे, चार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है, उसके बाद जो है बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन और ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। उनमें जो है हम एक एक करके अगर उन चारों को ऑब्ज़र्व करेंगे तो हम ये ऑब्ज़र्व करेंगे कि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती हैं, इसको अगर मैं सीपी लिख देता हूँ, तो उस सभी के मैथमेटिकल रिलेशनशिप में क्या आएगा आपके पास, मोलर मास ऑफ सोल्यूट के वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आते हैं, ठीक है। उसमें आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, दैट इट विल कम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू दी मोलर मास ऑफ द सोल्यूट। मोलर मास ऑफ द सोल्यूट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आता है। आप चारों की चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में आप ये ऑब्जर्व कर सकते हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होती है, वो क्या कि इट इज़ यूज्ड टू डिटरमाइन द मोलर मास ऑफ द सोल्यूट। प्रैक्टिकली लैब में आप कहें कि ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की एक एप्लीकेशन है कि एक अननोन सोल्यूट का मोलर मास पता लगाने के ये काम आते हैं। एक बार हम पीछे चलते हैं और देखते हैं कि चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में मोलर मास के इन्वर्स प्रोपोर्शनल जो है ये कैसे आते हैं। से फॉर इंस्टेंस सबसे पहला हम देखते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की हम बात करें, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की हम बात करें तो उसके अंदर क्या चीज़ आती है, रिलेशनशिप था P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट, दैट इज़ इक्वल टू x2, और x2 को एक्सपेंड करते हैं अपने पास तो वो आता है N2 अपॉन N1 प्लस N2। ओके, तो डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए आप नीचे जो यहाँ पर डिनोमिनेटर में, एज वी हैव डिस्कस्ड आल्सो अर्लियर, डिनोमिनेटर में इस जो है ये जो N2 होता है इसको हम जो है नेग्लेक्ट कर देते हैं यहाँ पर। सो और फाइनल रिलेशन कम्स आउट टू बी N2 अपॉन N1। इसको अगर जब आप एक्सपेंड करते हैं तो यहाँ पर आपके पास ये क्या रिलेशनशिप आता है, N2 को आप लिख सकते हैं W2 अपॉन M2 और जो है मल्टीप्लाइड बाय नीचे जो आपके पास डिनोमिनेटर में तो W1 अपॉन M1। इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पर जो है दिस रिलेशनशिप इज़ अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, दिस इज़ अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, और मोलर मास ऑफ सोल्यूट से उसका इन्वर्स रिलेशनशिप आता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, अगर मोलर मास सोल्यूट का ज़्यादा होगा तो वेपर प्रेशर की लोअरिंग कम आएगी, एंड वाइस वर्सा। सिमिलरली वी गो टू द नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, उसके भी रिलेशनशिप को ऑब्जर्व करते हैं। दैट सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। टॉकिंग अबाउट बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, उसका रिलेशन जो होता है हमारे पास वो क्या होता है, द डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम, के बी इंटू एम। सो हेयर जब हम जो है इस m को एक्सपेंड करते हैं तो हमारे पास क्या रिलेशनशिप आता है कि मोलैलिटी को एक्सपेंड करते हैं यहाँ पर हम, तो यहाँ पर आपके पास आता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, N2 अपॉन m, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। दिस कैन बी रिटन एज W2 अपॉन M2, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, W1, और यहाँ पर अगर आपके पास मास ग्राम्स में दिया हुआ है सोल्यूट सॉल्वेंट का तो 1000 ऊपर आ जाएगा। अगेन व्हाट यू विल ऑब्जर्व हेयर इज, दोबारा से अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, डेल्टा टी बी बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, और इसका मोलर मास ऑफ सोल्यूट से रिलेशनशिप क्या आता है, दैट यू कैन ऑब्जर्व दैट डेल्टा टी बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू M2, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू M2। ओके, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो यानी कि अगर किसी सोल्यूट का मोलर मास ज़्यादा हुआ तो उसकी बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कम आएगा, एंड वाइस वर्सा। ओके, नेक्स्ट उसी तरीके से जो हम तीसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी देखते हैं, दैट इज़ कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, टॉकिंग अबाउट फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, यहाँ पर भी जो है इसको हम इजीली समझ सकते हैं बात को कि जो है डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू W2 अपॉन M2 इंटू W1
और ऊपर आपके पास 1000 आ जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ, अगेन व्हाट यू विल ऑब्जर्व इज़ कि अगर आप ध्यान से देखोगे तो डेल्टा टी एफ और M2 में इन्वर्स रिलेशनशिप आएगा। डेल्टा टी एफ यानी फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन इज इन्वर्स प्रोपोर्शनल टू M2। मोलर मास ज़्यादा होगा सोल्यूट का तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कम आएगा, ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो आपकी लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आती है, दिस लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज कॉल्ड osmotic pressure. Okay, so when you talk about osmotic pressure, the relationship for osmotic pressure is pi is equal to CRT, pi is equal to CRT। तो अब इसमें क्या होता है कि pi is equal to CRT, इसको एक्सपेंड करते हैं तो pi is equal to C is number of molarity, so number of moles of solute N2 upon V into RT, and again you can expand it that pi is equal to N2 is what, W2 upon M2 into V, and this is RT. What you have done is you have expanded this N2 number of moles of solute. So again you will observe here, आप क्या देखोगे यहाँ पर कि सीधी सी बात है कि ऑस्मोटिक प्रेशर और मोलर मास जो है उनमें, मोलर मास ऑफ सोल्यूट उनमें इन्वर्स रिलेशनशिप आता है। यानी अगेन अगर कोई सोल्यूशन है उसका जिसमें सोल्यूट डाला हुआ है उसका मोलर मास ज़्यादा है तो उसका ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो कम आएगा रिलेटिवली, एंड वाइस वर्सा। ओके, ये तो हुई एक बात। यानी ये यहाँ तक की बात किस चीज़ को बता रही है कि ऑस्मोटिक प्रेशर जो, या सॉरी आपके जो जितने भी चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं दे आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोलर मास ऑफ द सोल्यूट, और इनकी सबकी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है दैट दे आर यूज्ड टू डिटरमाइन द मोलर मास ऑफ ए पर्टिकुलर सोल्यूट। लेकिन अब जो है यहाँ पर जो है हम जो बात कर रहे हैं उसके बारे में बात करेंगे कि कई केसेस में आपके पास जो है ये जो मोलर मास कैलकुलेट करते हैं हम वो सही नहीं आते। तो एक्चुअली क्या है कि जितने भी आपको अभी तक जो सुना, आपने आपको सुन के हैरानी होगी कि आपके जो रिलेशनशिप्स हैं, ठीक है, टॉकिंग अबाउट ऑल दी 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, ठीक है, यहाँ पर जो है ये चारों की चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के जो रिलेशनशिप्स अभी तक आपने सीखे हैं वो एक्चुअली इनकम्प्लीट है, या ये कह दें कि एक लिमिटेड स्पेक्ट्रम के लिए एप्लीकेबल है। ये फॉर्मूले मैं आपको याद करने के लिए रिकमेंड नहीं करूँगा। अब हम इसमें छोटी सी मॉडिफिकेशन करेंगे और उसके बाद जो है जो फॉर्मूलेशन डिराइव होगा वो आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे सबसे पहले बात करें हम, यहाँ पर क्या है कि आपके पास जो एक और बात समझने वाली होती है वो क्या होती है कि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की एक बात एक और होती है, वो ये है कि वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं, ठीक है। तो सोल्यूट के पार्टिकल्स जितने ज़्यादा आएंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी उतनी ही ज़्यादा आएगी, प्रैक्टिकली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी उतनी ही ज़्यादा हमारे पास आएगी, ठीक है। तो इसमें क्या प्रॉब्लम आती है कि जब आपका कोई सोल्यूट ऐसा होता है, जैसे आपने ग्लूकोज डाला तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो पानी में डालने पर आपको पता है वो आयोनाइज नहीं करता। लेकिन क्या होता है कि कई बार ऐसे हम जब आयनिक सोल्यूट्स की बात करते हैं तो वो क्या होता है कि पानी में डालने के बाद वो डिसोसिएट कर जाते हैं, या कई ऐसे भी सोल्यूट्स होते हैं जो आपके सॉल्वेंट में डालने के बाद एसोसिएट कर जाते हैं। सो डिसोसिएट या एसोसिएट करने में, चलो एक बार हम एक सिंप्लिसिटी रखेंगे, डिसोसिएशन का केस देखेंगे। जैसे सपोज कीजिए कि आपके पास जो है पोटेशियम क्लोराइड की बात करते हैं, जैसे हम KCl, ठीक है। KCl का एक्चुअल आपको पता है, वैसे तो फॉर्मूले से आप डिराइव कर, जैसे अपने को एक तो पता है, नोन है कि यहाँ पर मोलर मास आना चाहिए, पोटेशियम का होता है 39 और क्लोरीन का होता है 35.5, सो दैट मेक्स इट 74.5 ग्राम्स मोलर मास पोटेशियम क्लोराइड का आना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि जब आप पोटेशियम क्लोराइड को पानी में डालते हो, पोटेशियम क्लोराइड को पानी में डालते ही यू नो इट वेरी वेल कि वो जो है अपने कांस्टेंट आयंस में टूट जाता है। वो अपने कांस्टेंट आयंस में जब टूटता है तो उससे क्या होता है कि यहाँ पर जो है नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपके जितने आपने डाले थे उससे डबल हो जाते हैं। जब पार्टिकल्स डबल हो जाते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स जब डबल हो जाते हैं, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपको मैंने बताया कि वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपको डबल मिलती है। आई रिपीट, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डबल हो गए तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी जो हमने एक्सपेक्ट की थी उससे डबल आएगी। और अब अगली बात कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होती है वो जो है वो हमारी जो
मोलर मास होता है सोल्यूट का, उसके तो इन्वर्स प्रोपोर्शनल होती है। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पार्टिकल्स डबल होने से डबल आती है प्रैक्टिकली, लेकिन मोलर मास जो हमें आता है वो आधा मिलता है। यानी अगर पोटेशियम क्लोराइड को इस हिसाब से, इस फॉर्मुलेशंस के हिसाब से, इन चारों में से किसी भी एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए मैं अगर इसको मेजर करूँगा, तो जो मुझे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की लैब में वैल्यू मिलेगी उसके हिसाब से जब मैं कैलकुलेशन करूंगा तो पोटेशियम क्लोराइड का मास जो है, मोलर मास, मुझे जो एग्जैक्ट उसका मोलर मास है उससे आधा आएगा, उससे हाफ आ जाएगा। क्यों? क्योंकि क्या है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डबल होगी, और क्योंकि वो मोलर मास के इन्वर्स प्रोपोर्शनल होती है तो प्रॉपर्टी डबल होगी तो मोलर मास आधा आ जाता है। अब ये जो है ये हमारे लिए प्रॉब्लम होती है। दिस इज़ व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट एंड वी कॉल इट एबनॉर्मल मोलर मासेस। यानी कि एबनॉर्मल मोलर मास आते हैं, जो एक्सपेक्टेड मोलर मास था उसकी जगह पर कोई और ही मोलर मास आपके पास आता है, कम या ज़्यादा आ सकता है एग्जैक्ट मोलर मास से। तो वो क्यों होता है और उसको कैसे ठीक किया जाता है, इसकी हम बात करते हैं इसमें आगे। तो इस परेशानी को रिमूव करने के लिए, इस प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए वेंट हॉफ नाम के साइंटिस्ट ने, वेंट हॉफ नाम के एक साइंटिस्ट ने इसमें जो है इसमें करेक्शन किया, एंड ऑल दी जो भी ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं उनका एग्जैक्ट रिलेशनशिप दैट हैज़ बीन मॉडिफाइड बाय इंक्लूडिंग ए फैक्टर विच इज़ नोन एज वेंट ऑफ फैक्टर। वेंट ऑफ फैक्टर को हम स्मॉल आई से भी इंडिकेट कर देते हैं, वी कैन ऑल्सो इंडिकेट बाय अ स्मॉल आई। ठीक है, तो इसके बारे में हम देखें कि ये क्या चीज़ है। एक्चुअली जो आपकी की चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं, वो आपको जो रिलेशनशिप याद रखना है वो मैं अब आपको बताता हूँ। जैसे देखिए क्या था आपके पास, रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट इज इक्वल टू x2। ओके, सिमिलरली जो आपका रिलेटिव बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन था, डेल्टा TB इज इक्वल टू KBM। फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन डेल्टा TF इज इक्वल टू KFM, एंड ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इज इक्वल टू CRT। तो एक्चुअली जो है इन सब में, इन सभी रिलेशनशिप्स में जो अब आपको करेक्शन करना है वो ये है कि एक्चुअली आपको इस फॉर्म में याद करना है, I इंटू x2, I इंटू KBM, I इंटू KFM एंड I इंटू CRT। ये आपको याद रखना है। जो चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं उनका सही मायने में जो आपको रिलेशनशिप याद रखना है वो ये याद रखना है, वो I इंक्लूड करके, यानी वेंट ऑफ फैक्टर लगा के आपको याद रखना है। ठीक है, तो पहली बात, मेमोराइज दीज रिलेशनशिप्स। ये चारों रिलेशनशिप्स आपको विद I ही याद रखने हैं। ठीक है, सेकेंड स्टेप, ये I होता क्या है। देखिए ये आई होता क्या है, वेंट ऑफ फैक्टर जो है हम बात करें तो इट्स अ रेशियो एक्चुअली, जैसे आपने बात करी, इट्स द रेशियो। जैसे हम सिर्फ डिसोसिएशन की बात कर रहे हैं फिलहाल, तो सपोज करो नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन, और चलो साथ साथ हम बात करें एसोसिएशन, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। ये इनका एक्चुअली रेशियो होता है। ठीक है, तो इस बात को समझें। जैसे मान लीजिए आपने पोटेशियम क्लोराइड का केस लिया, तो पोटेशियम क्लोराइड के केस में क्या होगा कि आपने मान लीजिए 100 पोटेशियम क्लोराइड के, जस्ट फॉर एग्जांपल जस्ट बात कर रहा हूँ, मान लीजिए 100 पोटेशियम क्लोराइड के आपने पार्टिकल्स लिए, तो वो पानी में डालते ही 200 हो जाएंगे। 200 कैसे हो जाएंगे कि एक KCl से आपको जो है एक K पॉजिटिव आयन और एक Cl नेगेटिव आयन मिलता है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स नेचर। वो मॉलिक्यूल है, वो आयन है, वो छोटा है बड़ा, उससे पता नहीं, फर्क नहीं पड़ता, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो उस केस में क्या होगा कि I जो है, जैसे अपने एग्जाम्पल लेकर चल रहे थे, तो I जो है वो आपके पास 2 आएगा। ठीक है, अब क्या होता है कि जैसे हम जो है, जिससे मैंने आपको रिलेशनशिप सपोज करो ऑस्मोटिक प्रेशर से करते हैं, तो ऑस्मोटिक प्रेशर का रिलेशनशिप है पाई इज इक्वल टू I इंटू CRT। ठीक है, तो एक्चुअली होगा क्या कि जब आप पोटेशियम क्लोराइड जैसे किसी ऐसे सोल्यूट की बात करते हैं जो डिसोसिएट कर गया, तो क्योंकि उसके वो डिसोसिएट करके नंबर ऑफ पार्टिकल्स डबल हो रहे हैं, तो ऑस्मोटिक प्रेशर जो एक्चुअल होना चाहिए उसकी जगह पर जो एक्सपेरिमेंटल हमारे पास आएगा वो डबल वैल्यू आएगी। तो डबल वैल्यू आएगी तो यहाँ पर जो है एक्चुअल जो होनी चाहिए थी उससे दुगनी एक्चुअल जो वैल्यू होनी चाहिए थी यहाँ पर
जो है एक्सपेक्टेड जो जिससे हमें सही मोलर मास मिलता उसके मुकाबले डबल वैल्यू आएगी। ठीक है, तो जो है यहाँ पर आप जब वेंट ऑफ फैक्टर डालते हैं तो यहाँ पर ये एक्चुअली जो सही थी उससे डबल आएगी, तो यहाँ पर ये 2 आ गया तो ये आपका कैंसिल आउट हो गया, तो यू विल गेट द करेक्ट वैल्यू फॉर पाए। और उससे क्या होगा कि आपके पास बाद में जब इस सी को एक्सपेंड करके आप M2 निकालोगे तो आपके पास वो करेक्ट मोलर मास देगा। सो बेसिकली जो है ये इस तरीके से जो वेंट ऑफ फैक्टर है इसको इंक्लूड करने के बाद आप मोलर मासेस जो है नॉर्मल आ रहे होते हैं उनको आप करेक्ट कर सकते हो। एक बात। दूसरी बात क्या चीज़ आती है कि आप कहोगे भाई अभी तक फिर आपको क्यों नहीं बताया, अभी तक क्यों नहीं बताया। देखिए क्या होता है, ऐसा नहीं है कि आई होता नहीं है, हर रिलेशनशिप में होता है। हर रिलेशनशिप में आपका जो भी आपके क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं उनमें आई होता ही होता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, प्रॉब्लम नहीं कह सकते, सिंपल सी बात है, अभी तक जितने भी आपको क्वेश्चंस करवाए हैं, ठीक है, अगर आप उनको ध्यान से देखोगे तो उनके लिए सोल्यूट के लिए आपको एक साफ साफ बात लिखी हुई है दैट द सोल्यूट इज़ ए नॉन इलेक्ट्रोलाइट। सोल्यूट एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। नॉन इलेक्ट्रोलाइट पानी में डालने पर या किसी सॉल्वेंट में डालने पर उनको कहते हैं जो अपने कांस्टेंट आयंस में ना टूटे ना जुड़े, कुछ चेंज नहीं आता। तो उस केस में आई क्या हो जाएगा, उस केस में ऐसी चीज़ों के लिए ऐसा सोल्यूट्स अगर होंगे तो आई है नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन और बिफोर डिसोसिएशन का रेशियो। तो मान लीजिए आपने 100 पार्टिकल, जैसे ग्लूकोज लिया, 100 पार्टिकल्स लिए तो पानी में या पानी में लाने के बाद वो 100 के 100 ही रहे, तो आपका आई की वैल्यू क्या आई, आई की वैल्यू आपके पास जो है वो आपके पास जो है 1 आ गई, आई की वैल्यू 1 आ गई। तो उस केस में क्या था, इसीलिए आपके पास ऐसा नहीं था कि उन क्वेश्चंस में आई नहीं था, आई था, लेकिन क्या है कि यहाँ पर जो था आई की वैल्यू 1 आती है नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। सो लिखें ना लिखें, इसीलिए अभी तक के चैप्टर कॉन्टेंट में आई को मैंशन नहीं किया। लेकिन इसीलिए आपको मैं कह रहा हूँ कि चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में आपको हमेशा याद रखना है कि आई तो है ही है। आपको एक बार इसमें से स्क्रूटनाइज होकर करना ही करना है, निकलना ही निकलना है कि आई तो वहाँ पर है। ठीक है, हाँ, नॉन इलेक्ट्रोलाइट होगा तो हम आई को 1 रख लेंगे, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट अगर होगा तो वो जो है उस हिसाब से हम आई को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, और वहाँ पर हम इस चीज़ को सॉल्व करके, ठीक है, अब इसमें क्या है, हम इसके और थोड़ा सा आगे और पेचीदा पोर्शन पर आते हैं कि देखो क्या होता है कि जो है जैसे कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं, जैसे अभी मैंने आपको डिसोसिएशन बताया, एसोसिएशन भी तो होता है, एसोसिएशन भी होता है किसी किसी केस में। तो अब एसोसिएशन जब होता है तो वो आपके लेवल पर बीइंग इन क्लास 12 आप एक चीज़ याद रख सकते हो कि जैसे एसिटिक एसिड है, ठीक है, एसिटिक एसिड की जब आप बात करते हैं तो एसिटिक एसिड जो है वो अगर आप एक नॉन पोलर सॉल्वेंट में लेते हैं, अगर आप एसिटिक एसिड को नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर लेते हैं, जैसे कि कार्बन टेट्राक्लोराइड या बेंजीन के अंदर सपोज करो आपने ले लिया, ठीक है, तो वो क्या होता है, वो डायमराइज कर जाता है, उसके अंदर वो डायमराइज करता है। डायमराइज का मतलब वो उसकी 2 यूनिट्स आपस में जुड़ जाती हैं। ठीक है, वो 2 यूनिट्स जुड़ती कैसे हैं, जैसे देखिए इसको थोड़ा सा अपने समझें। जैसे मान लीजिए एसिटिक एसिड या कोई भी एसिटिक एसिड की जगह पर कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड, एनी कार्बोक्सिलिक एसिड इस तरह का डायमराइजेशन का बिहेवियर शो करता है। ठीक है, अब जैसे आपका कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड है RCOOH, ठीक है, एक और कार्बोक्सिलिक एसिड का जो है ये आपके पास मॉलिक्यूल हो गया RCOOH। तो यहाँ पर जो है आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि जो है यहाँ पर देर इज़ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन दीज 2 यूनिट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस तरीके से क्या होता है कि ये आप देखेंगे 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ऐसे डायमराइज कर जाते हैं। ठीक है, तो जब ये डायमराइज करते हैं तो यहाँ पर हम जब बात करते हैं, जब ये डायमराइज कर जाते हैं तो जो है इस केस में पर्टिकुलर केस में आपके पास अब आई की वैल्यू क्या आएगी, आई की वैल्यू आप मान लीजिए आपने मॉलिक्यूल्स जो हैं शुरू में कार्बोक्सिलिक एसिड के 100 लिए, लेकिन बाद में जब सॉल्वेंट में डाला तो वो 50 ही रह गए। इन दिस केस तो आपके पास क्या होगा, या आई की वैल्यू आएगी हाफ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको ये ध्यान रखना है कि थोड़ी सी छोटी सी बातें आपको ध्यान रखनी है इसके अंदर कि सोल्यूट का नेचर कैसा दिया होता है, उस हिसाब से आपको जजमेंट करना होता है कि थोड़ा सा कॉमन सेंस से कि आई की वैल्यू क्या आएगी। जैसे अगर हम बात करें, अगर नॉन इलेक्ट्रोलाइट होगा, नॉन इलेक्ट्रोलाइट का केस होगा तो आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, उसके अंदर आई की वैल्यू आपके पास जो है वो क्या आ जाएगी, आपके पास 1। ठीक है, डिसोसिएशन का केस होगा तो आई की वैल्यू n के बराबर आएगी। अब ये n क्या चीज़ होती है,
वो देखिए आप, जैसे मान लीजिए पोटेशियम क्लोराइड था। पोटेशियम क्लोराइड जब पानी में डालने पर कितने आयंस देता है एक पोटेशियम क्लोराइड से? तो यहाँ पर आपके पास जो है जो n की वैल्यू आती है वो n की वैल्यू आपके पास आती है 2। ठीक है। इसी तरीके से अगर आप बात करेंगे, जैसे मान लीजिए जो है मान लो जस्ट फॉर एग्जांपल एल्युमिनियम क्लोराइड है, तो AlCl3 जो है वो जब आयोनाइज करेगा तो एक एल्युमिनियम आयन देगा और साथ में 3 क्लोराइड आयन देगा, है ना। 3 क्लोराइड आयन देगा तो इस कारण से क्या होगा कि यहाँ पर इस केस में आपके पास n की वैल्यू क्या आ जाएगी, आपके पास 3 क्लोराइड आयंस और एक एल्युमिनियम आयन, तो n विल बी इक्वल टू 4। तो इस तरीके से आप जो है इसमें n की वैल्यू के बराबर आप कर देते हैं डिसोसिएशन के केस में। ठीक है। उसके बाद उसी तरीके से जैसे हम बात करें अगर केस एसोसिएशन का है, एसोसिएशन में आपको ये देखना होता है आई की वैल्यू जो है वो डिपेंड करती है कि कितने जो है पार्टिकल्स आपके उसमें जुड़ रहे हैं। ठीक है। तो उसमें जो है आप इतना ध्यान रखिए, अभी आई की वैल्यू क्या होती है उसमें मैं आपको एग्जैक्टली बता दूंगा। वैसे जो है अगर आप बात करें तो उस केस में आई की वैल्यू आपके पास 1/n के बराबर आती है। जैसे अभी पिछले केस में हमने देखा कि डायमराइजेशन हो रहा था, तो डायमर बन रहे थे, तो मतलब एक एसोसिएशन में 2 मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व थे, तो एन की वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी। यहाँ पर एन की वैल्यू 2 आएगी और आई की वैल्यू आपके पास 1/2 आ जाती है इस तरीके से। ठीक है। तो ये तो हुआ आपका आई की वैल्यू क्या आती है डिपेंडिंग अपॉन द सोल्यूट, आप उसका जजमेंट करते हैं कैसे कि आपका जो है नॉन इलेक्ट्रोलाइट के केस में आपकी आई की वैल्यू क्या आती है 1। इलेक्ट्रोलाइट अगर होता है तो आई की वैल्यू डिसोसिएट करने वाला होता है तो आई की वैल्यू आती है n के बराबर, और अगर एसोसिएशन होता है तो आई की वैल्यू आती है 1/n के बराबर। ठीक है। लेकिन बात जो है यहीं तक ख़त्म नहीं होती, अभी इसमें एक और प्रॉब्लम बाकी है। प्रॉब्लम ये है कि आपने जो है, चलो नॉन इलेक्ट्रोलाइट वाला केस इट्स ओवर, जो इलेक्ट्रोलाइटिक होते हैं यानी जो आपकी चीज़ें ऐसी हैं जो डिसोसिएट या एसोसिएट करती हैं, तो क्या ज़रूरी है कि 100% एसोसिएट करें या डिसोसिएट करें? ये भी ज़रूरी नहीं होता। अब जैसे देखिए, जैसे मान लो आपका एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड या कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड जब आप पानी में मिलाते हो, पिछली बार हमने जो एसोसिएशन का केस देखा था वो तो नॉन पोलर सॉल्वेंट में था। पोलर सॉल्वेंट में अगर आप पानी में मिलाते हो तो आपको पता होना चाहिए कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं दे डिसोसिएट इनटू देयर कंपोनेंट आयंस, उस केस में डिसोसिएशन उल्टा होता है, उल्टा। ठीक है। और उल्टा ये पूरी तरह से डिसोसिएट नहीं होता। इस केस में n की वैल्यू तो है 2। ठीक है। तो यहाँ पर एक छोटा सा आपको शॉर्टकट बताऊंगा। अगर डिसोसिएशन होता है, अगर डिसोसिएशन होता है तो एक रिलेशनशिप आपको यूज़ करना है, वो आप थोड़ा सा उसके डेरिवेशन पे जाने की हमें ज़रूरत नहीं है, सीधे सीधे क्रैम कर लेना। अल्फ़ा इज इक्वल टू i-1/n-1। एक्चुअली क्या होता है कि ये जो है अल्फ़ा जो है ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बताता है कि किस हद तक डिसोसिएशन हो रहा है, क्योंकि जो आपके वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो पूरा पूरा डिसोसिएट नहीं करेगा। सपोज करो ये 40% डिसोसिएट करता है, तो 40% का मतलब हुआ यहाँ पर अल्फ़ा की वैल्यू होगी 40/100, दैट मेक्स इट 0.4। तो इसकी हेल्प से आप जो है यहाँ पर आई निकालोगे, एन की वैल्यू तो आपको पता ही यहाँ पर। ठीक है। तो दिस फॉर्मूला इज टू बी यूज इन केस ऑफ डिसोसिएशन एंड सिमिलरली इन केस ऑफ एसोसिएशन। एसोसिएशन के केस में आप क्या करेंगे, जो रिलेशनशिप आप यूज़ करेंगे वो क्या होगा, अल्फ़ा इज इक्वल टू i-1/1/n-1। जैसे मैंने आपको डायमराइजेशन का केस बताया, तो कोई ज़रूरी थोड़ी है सारे बेंजीन मॉलिक्यूल्स जुड़ जाएं, हो सकता है वो 50% जुड़े। तो उस केस में आपका ये डिग्री ऑफ एसोसिएशन अल्फ़ा यहाँ पर अब की बार क्या होगा, डिग्री ऑफ एसोसिएशन, और इससे इसकी वैल्यू जो है 50% अगर है तो 50/100 इस तरीके से आ जाएगा। इस तरह से आप इसको सॉल्व करोगे इसके अंदर। ठीक है। इस चीज़ को थोड़ा सा समझने की कोशिश कर लेते हैं भाई, ये यहाँ पर आने के बाद, इस स्टेज पर आने के बाद हमने ये अल्फ़ा क्यों इंट्रोड्यूस किया। देखो अल्फ़ा भी हमेशा होता है, ठीक है, लेकिन देखो ये जैसे अगर हम बात करें, जैसे मान लो डिसोसिएशन की बात करते हैं। डिसोसिएशन में जैसे मान लो एसिटिक एसिड है, CH3COH पानी में डाला है आपने, तो पार्शियली आयोनाइज करता है। ठीक है। CH3COO नेगेटिव और H पॉजिटिव ये बनाता है। ठीक है। आई का मैंने आपको बेसिक फार्मूला बताया, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन, मतलब मान लो शुरू में मैंने एसिटिक एसिड के 100 मॉलिक्यूल्स लिए, जस्ट मनगढ़ंत वैल्यू 100, तो आपको पता ही है बहुत छोटी सी है, तो एवोगाड्रोस नंबर की रेंज में होता है, बट 100 जो है आपके यहाँ पर जो है आपके सपोज कीजिए ये मॉलिक्यूल्स एसिटिक एसिड के लिए। तो यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर एक चीज़ समझने वाली है कि ये 100 के 200 नहीं बनेंगे, 100 के 200 नहीं बनेंगे। क्यों नहीं बनेंगे, क्योंकि ये सपोज करो, ये कहते हैं हमें डेटा दिया जाता है भी ये तो वीक का इलेक्ट्रोलाइट है, तो ये पार्शियली आयोनाइज कर रहा है। सपोज करो ये 40% आयोनाइज कर रहा है, तो 40% आयोनाइज कर रहा है, तो बाद में
ठीक है। बाद में अगर अपन बात करें तो ये कितने रह जाएंगे, जैसे शुरू में अगर आपने 100 लिए तो डिसोसिएट करने के बाद ये रहेंगे कितने 60, और ये दोनों कितने बन जाएंगे 40 40। तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हो गए 60 + 40 + 40, आफ्टर डिसोसिएशन कितना हो गया 140, और आपकी आई की वैल्यू क्या आएगी 1.4। ठीक है। तो इसी तरीके से अब इस तरीके से समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो हम जो है अगर अपने बात करें, जैसे जो मैंने आपको रिलेशनशिप बताया इसके अंदर, जैसे अगर मान लीजिए 40% आयोनाइजेशन का केस है, और जो है 40% आयोनाइजेशन अगर ये कहता है, इसका मतलब 40% अल्फा परसेंटेज में आपको दिया हुआ है, तो या फिर अल्फा की वैल्यू आपके पास 40/100 के हिसाब से 0.4 आती है। तो रिलेशनशिप मैं सीधे सीधे यूज़ करता हूँ, अल्फा = I-1/n-1। तो अल्फा आपके पास आ गया 0.4 = आई आपने निकालना I-1 डिवाइडेड बाय n कितना है, पार्टिकल देख लो कितने हो रहे हैं यहाँ पर, एक और एक 2, 2-1, सो दैट मेक्स इट, उसके बाद मेरे पास क्या आता है 0.4 I-1, और I मेरे पास क्या आ जाता है 1.4। इस तरीके से जो है मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ। सिमिलरली जो है अब इस चीज़ को और समझ लें आप, कि अगर मान लीजिए ऐसा होता है कि आपका 100% डिसोसिएशन होता है, 100% डिसोसिएशन होता है, तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या आई 1। तो फॉर्मूले में लिखेंगे अल्फ़ा I-1/n-1। तो यहाँ पर आपके पास क्या है अल्फ़ा 1 आ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ I-1/n-1। इससे पता लगता है कि I और n बराबर होते हैं। तो ये तब होता है जब डिसोसिएशन है एसोसिएशन, जब आपका डिसोसिएशन आपका 100% हो। ठीक है। अगर 100% नहीं है तो फिर आप मतलब रिलेशनशिप जस्टिफाइड है हर बार। इसी तरीके से जब आप बात करें एसोसिएशन के केस में, एसोसिएशन के केस में भी अल्फ़ा I-1/1/n-1। तो अल्फ़ा अगर आपका 100% होगा, अल्फ़ा 1 होगा, तो आपके पास आई जो है वो 1/n के बराबर आ जाएगा। वरना जितना आपको अल्फ़ा दिया हो, एसोसिएशन का जितना परसेंटेज दिया हो, उसके हिसाब से आप यहाँ पर आई को सॉल्व करेंगे। बस ये ध्यान रखना, डिसोसिएशन के केस में अल्फ़ा की वैल्यू 1 से सॉरी आपके जो आई की वैल्यू जो होती है वो >1 आती है हमेशा, और एसोसिएशन के केस में आई की वैल्यू 1 से कम आएगी हमेशा। तो ये जो है दिस इज़ ऑल द इन्फॉर्मेशन अबाउट एबनॉर्मल मोलर मासेस। इस वीडियो को तसल्ली से देखो, ध्यान से देखो, बीच में पॉज करो, नोट्स बनाओ। धीरे धीरे अगर आप देखोगे तो इट्स गोइंग टू क्वाइट हेल्प यू। तो फिर इसके बेस पर यू कैन सॉल्व एन नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स, बड़ी आसानी से मज़े से सॉल्व किया जा सकता है। होप दिस हेल्प्स यू। ओके, बाय फॉर नाउ।